से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। अब आपका मतलब है कि ये गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि वो अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हों। डैडी ने उन्हें घूर कर देखा। हां, ये गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया है कि तुम में बहुत रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूरे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने ये बात कही तो मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया है। ज्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूंगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी में वहां खड़े रहे। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनसे हमें यह पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। अब डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझाता हूं, मेरे डैडी बोले। अगर तुम लोग ये सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनते हैं तो मुझसे मत पूछो। माइक, ये सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हां, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है, और वो तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी? माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। अब तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वो मुझसे ज्यादा अलग नहीं हैं। वो एक कंपनी में काम करते हैं और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उन्हें कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्द ही हो सकता है कि जिमी के डैडी के पास कुछ न रहे। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वो एक साम्राज्य बना रहे हैं, और मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समस्या ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते थे। उसके डैडी वेयर हाउसेज, एक निर्माण कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तराओं के मालिक थे। रेस्तराओं की वजह से ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया था कि उस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वो उनसे बात करके पूछेगा कि क्या वो हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया कि जैसे ही उसके डैडी से बात हो जाएगी वो मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन की घंटी रात को 8:30 बजे बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार मैंने फोन नीचे रख दिया।
माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए थे। शनिवार सुबह मैंने 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे के गरीब हिस्से तक जा सकूं। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वो पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे हुए थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, डैडी फोन पर हैं और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतजार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाजें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहां इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं संकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा था, जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वो खाकी स्लैक्स और खाकी शर्ट पहने था। उन पर अच्छी प्रेस तो थी, लेकिन स्टार्च नहीं था। वो चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने था। उसकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा रही होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पिछले पोर्च की तरफ गए तो वो मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। अब ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वो मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउसेस देखता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर हैं। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइजर को तो देख ही लिया होगा, जो यहां से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर भी है। वो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वो तुम्हारे यहां आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वो हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सधा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया, फिर कुछ सोचकर वो बोले कि वो हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो? और मैं उछलकर खड़े हो गए। सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा, जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपना सर हिलाया। फिर हमने अपनी कुर्सियां दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वो लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज्यादा बड़े भी। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वो लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने अपना सर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा कि तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूं? नहीं। इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो,
मेरे पास इतना ज्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाएगी तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहां काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। अब मैं इसे मानता हूं, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद